बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च अभी जो है वो मजंग के करीब पहुंचा है। ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, लेकिन कुछ दिन पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान जलसे करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुँचेंगे। आज जब इस मार्च का आगाज़ हुआ तो लिबर्टी चौक में अपने कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर DGISI और फौजी इदारों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने नाम लेकर कहा कि इन इदारों के हवाले से अपने उस मौक़िफ़ का इजहार किया जो पिछले चंद रोज़ से वो करते चले आ रहे हैं। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने फौजी इदारे के सरबराहान पर, DGISI पर और सरकारी अफसरान पर शदीद तनकीद का सिलसिला शुरू किया हुआ था, लेकिन आज भी इमरान खान साहब का हदफ़ तनकीद वही रहे। गुज़श्ता रोज़ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से इमरान खान साहब गुस्से में दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए इमरान खान साहब ने अपने मौक़िफ़ मुसलसल बदले हैं और ये यकसर बदलते हुए मौक़िफ़ आपके सामने हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफ़ों के पुल बांधे थे, शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ऐसे तारीफ़ें करने वाला कोई भी रहनुमा आपको कम ही मिले। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से समझते थे कि उनकी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और जिस तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा डेमोक्रेटिक हैं और उनकी हुकूमत का मुकम्मल साथ दे रहे हैं, साथ ही साथ इमरान खान साहब ये भी कहा करते थे कि मुल्क की इकानमी की बात हो या मुल्क की खारजा पॉलिसी की बात हो, जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक डेमोक्रेटिक हुकूमत के साथ खड़े होकर उनकी मुकम्मल सपोर्ट की है। फिर अपने इमरान खान साहब इन बयानात से भी मुकरना शुरू हो गए। यू टर्न का नाम उनके ऊपर इसीलिए फिक्स किया जाता रहा कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपने मौक़िफ़ में मुसलसल तब्दीली लाते रहे हैं। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या कहा करते थे और वो जनरल कमर जावेद बाजवा की हुकूमत को मिलने वाली सपोर्ट पर उनका क्या मौक़िफ़ था, ज़रा ये सुनिएगा। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। एक इस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। अवामी जलसों में इमरान खान साहब फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर तब्दीली आई उसके पीछे फ़ौज की क़यादत भी शामिल थी। साथ ही साथ इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो DGISI ने और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात का इजहार किया था कि इमरान खान साहब रात को छुप कर उनसे मिलते हैं, सुबह अवाम में जाकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के दावेदार बनते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने फ़ौज से कहा कि वो गैर आइनी इकदाम उठाए, जिससे इनकार कर दिया गया। और ये ज़राए बताते हैं कि धरने का ऐलान और मार्च का ऐलान करने से पहले भी इमरान खान साहब ने जो राब्ते किए और जो राब्ते हुए, जिन मुलाकातों में ये बात तय की जा रही थी कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इमरान खान साहब डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन जल्द अज जल्द जो है वो अनाउंस कर दिए जाएँ और जिसके बाद इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म करके वहाँ से वापस लौट जाएंगे। ये मामलात आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, लेकिन एक सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के बाद मामलात उस वक्त बिगड़े जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत की तरफ से संगीन इल्ज़ामात आयद किए जाने लगे और ये कहा जाने लगा कि अरशद शरीफ की इस हलाकत के पीछे, उनकी इस शहादत के पीछे इदारों का हाथ भी हो सकता है। शदीद तनकीद की गई, जिसके बाद ये फासले बढ़ना शुरू हुए और इमरान खान साहब ने बिलाखिर जुम्मे के रोज़ इस मार्च करने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ साथ जो DGISI ने कहा कि इमरान खान साहब एक्सटेंशन देने को तैयार थे सिर्फ इस बात पर कि वो हुकूमत को सपोर्ट मिले, गैर आइनी काम के लिए फ़ौज को कहा जा रहा था और इसके एवज़ इमरान खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा को ये ऑफ़र कर रहे थे कि वो बिल्कुल सारी उम्र के लिए, गैर मुइना मुद्दत के लिए वो आर्मी चीफ रह सकते हैं, जिसका इजहार इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जो DGISI ने उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो आर्मी चीफ को गैर मुइना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देने को तैयार थे। गोया इमरान खान साहब ये मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब न होने दिया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है
कि अगर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद अपोजिशन लेकर आ रही थी और आर्मी चीफ से ये कहा जा रहा था कि वो अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाए, तो फिर इमरान खान साहब का साइफर वाला बयानिया कहाँ तक दुरुस्त है? फिर अमरीकी साजिश कहाँ रह जाती है जब आर्मी चीफ से वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र कर रहे थे? इमरान खान साहब की यू टर्न की एक तवील फहरिस्त है, ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जिस किस्म के वो बयानात देते रहे हैं, फिर अक्सर उन बयानात से वो पीछे हटते रहे हैं। इसकी भी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में कम ही मिलती है। इमरान खान साहब आज एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मार्च के आगाज़ करने से एक दिन पहले तक इमरान खान साहब मुसलसल राब्ते में रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत राब्ते में रही और ये बात तय करने की कोशिश करती रही कि हुकूमत को फौरी रुखसत कर दिया जाए, जिसके बाद वो अपने कारकुनों को और आवाम को मुतमिन कर पाएंगे कि इमरान खान साहब हुकूमत हटाने में कामयाब हो गए हैं। जब उनसे कहा गया कि ये फौरी फैसला नहीं किया जा सकता, फ़ौज सियासत में इस हद तक मुदाखलत नहीं करना चाहती, तो इमरान खान साहब ने अपने इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकलेगा, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो क्या हालात होंगे, लेकिन आगाज़ से अगर देखा जाए लिबर्टी चौक से शुरू होने वाला ये लॉन्ग मार्च कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था, कोई बड़ी तादाद लिबर्टी चौक नहीं पहुंची थी कि ये कहा जा सके कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने वाले हैं। अगरचे बाज़ मकामात पर इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च का अच्छा इस्तकबाल भी किया गया, लेकिन रात पड़ने के बाद जब लॉन्ग मार्च के शुरका अपने घरों को लौट जाएंगे, सुबह से जब इसका आगाज़ होगा तो क्या देखा जाएगा कि कितने लोग इस मार्च के अंदर शरीक होते हैं। फिर उसके साथ साथ इदारे भी अब फैसला कर चुके हैं। एनएफ का मैसेज दे दिया गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की गई, मुल्क के अंदर कोई ऐसी अनारकी पैदा करने की कोशिश की गई, तो फिर इदारे भी खामोश नहीं रहेंगे और सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को हर सूरत मेनटेन किया जाएगा। इस्लामाबाद के दाखिले के अंदर हुकूमत ने एक पॉलिसी तय कर ली है कि पुलिस मौजूद होगी और जिस जगह पे इमरान खान साहब को जलसा करने की इजाज़त मिलेगी उससे आगे पुलिस नहीं जाने देगी, और अगर पुलिस के साथ आगे बढ़ती है तहरीक इंसाफ के कारकुन तो फिर वहाँ पे रेंजर्स मौजूद होंगे, और रेंजर्स के बाद फिर आखिरी लहर अफवाज पाकिस्तान की होगी कि क्योंकि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को हर हाल में यकीनी बनाया जाना है। अब इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल मरला भी है, एक ऐसा मरला कि ऐसी सियासत के उस मोड़ पर जहाँ इमरान खान साहब के लिए या कामयाबी का रास्ता है या इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च भी अगर नाकाम हो जाता है तो सियासी तौर पे इमरान खान साहब को कितना नुकसान होगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद होगा। और साथ साथ इमरान खान साहब के बदलते मौक़िफ़, बार बार बदलते मौक़िफ़, ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से, और उसके बाद बढ़ के आगे जो इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं इदारों के ऊपर, उस पर भी हर रोज़ बदलते हुए बयानात आखिर इमरान खान साहब की शख्सियत की किस बात की अक्कासी करते हैं, ये भी प्रोग्राम का मौजूद होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज़कियाकार जनाब ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, उनके साथ मौजूद होंगी गरीदा फारूकी साहबा, सीनियर एंकर पर्सन है, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे फवाद अहमद, एंकर पर्सन है, न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं बयानिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। पुनः में एक बार फिर खुश आमदीद ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपकी तरफ आता हूँ। इमरान खान साहब की मुसलसल जो सियासी तारीख है ये भरी पड़ी है, वो अपने बयानात से पीछे हटते रहे हैं, इसलिए उन्हें यू टर्न भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, आर्मी चीफ के बारे में उनके बयानात की बात करें, इमरान खान साहब मौक़िफ़ अपना मुसलसल बदलते रहे हैं। उनकी एक्सटेंशन की जब बात की गई, इमरान खान साहब ने तस्लीम भी कर लिया कि मैंने कहा था, मुल्क के हालात ऐसे थे कि वो एक्सटेंशन ले लें, क्योंकि वो चाहते थे कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हो। तो फिर इससे ज़्यादा सियासत में फ़ौज की मुदाखलत के हवाले से इमरान खान साहब का किरदार क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि फ़ौज ने अभी फ़ैसला किया है कि वो जो आईनी रोल है फ़ौज का उस तक अपने आप को महदूद करेंगे, और मेरे ख़्याल में उन्होंने बहुत क्लियरली काफ़ी बार इमरान खान साहब को ये समझाने की कोशिश की, और ये सारी चीज़ें जो है ये फ़ौज के दायरा इख्तियार में नहीं आती, उनके कामों में नहीं आती। लेकिन इमरान खान उस वक्त से शुरू होके जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई है तो उन्होंने फ़ौज को कहा कि आप इसको वापस करा दें। फ़ौज ने कहा हम ऐसा
नहीं करेंगे। और इसलिए उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो जितनी भी बयानात है, हालांकि आईनी तौर के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ और जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये बुनियादी तौर पे हुकूमत वक्त का काम है कि वो उनके ख़िलाफ़ FIR करे और उनको अदालत ले जाए और वहाँ पर बताए कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो ये आईन में इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन बहर सूरत फ़ौज ख़ुद जो है वो इसका जवाब नहीं देती, लेकिन वो साथ साथ ये भी एवेलुएट करती रहती है कि मुल्क को जो इक़्तिसादी तौर पे या सियासी तौर पे डिस्टेबलाइज कराने की कोशिशें हो रही है, इसको भी आर्मी देखती रहती है और ख़ुद इसको एवेलुएट करती है। मेरे ख़्याल में ऐसे पॉइंट के ऊपर हम पहुंच गए हैं जहां फ़ौज समझती है कि ये एक रियल थ्रेट है पाकिस्तान की सलामती को, और इसलिए आपने देखा कि उनका गैर मामूली स्टेप कि DGI-SPR और DGI-SI ख़ुद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने ख़ुद मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजाहतें की। और ये चीज़ें जो दोगलापन है PTI का कि ये ऊपर से जलसों में ये कहते रहते हैं, लेकिन अंदर से दरअसल ये जो इमरान खान साहब की जो सियासत है ये फार्मूला सियासत, यानी आपने अगर पॉपुलर होना है तो आप अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करें, आपके अमेरिका से हम आज़ादी ले लेंगे, फलाना ले लेंगे। कौन सी आज़ादी? एक तख़य्युलाती किस्म का कंसेप्ट है कि उनके ख़्याल में कि इस तरह कोई है, और है तो नहीं, उसको ख़ुद ही समझ है इसकी, लेकिन लोगों को, सादे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो एक ये करते हैं, और दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसका मजबूत हिस्सा फ़ौज ही है उसके ख़िलाफ़ बात करनी शुरू कर देते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ वो बातें कर रहे हैं, इसलिए वो और भी पॉपुलर होते जाते हैं। और इस पॉपुलैरिटी तो ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ये एक बबल की तरफ होती है, ये बस्ट भी हो सकता है। लेकिन बहर सूरत फ़ौज ने मेरे ख़्याल में एक पॉइंट पे आके उन्होंने सोचा कि आई थिंक अभी बोलने की ज़रूरत है, और मेरे ख़्याल में उन्होंने और भी काफ़ी सारे इक़दामात उठाए होंगे या इक़दामात वो उठा सकती है कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। मुल्क में नेचुरली बदआमनी और इक़्तिसादी तौर पे हमारी कमज़ोरी है। मेरे ख़्याल में इससे निकलने के लिए हमारे लिए सियासी जो स्टेबिलिटी है वो ज़रूरी है। ठीक हो गया। गिरदा फ़रूकी साहब, इमरान खान साहब ये बात तो तस्लीम कर रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात मान ली है कि एक्सटेंशन की मैंने ऑफ़र की थी, अदम एतमाद रुकवाने के लिए वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने को तैयार थे, लेकिन उससे पहले जितनी तारीफ़ें इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की हैं, शायद ही किसी सियासतदान ने आर्मी चीफ की इतनी तारीफ़ें की हों। लेकिन आज भी इमरान खान साहब बाज नहीं आए, आज भी DGI-SI को, आज भी सरकार फौजी अफसरान को नाम लेके तकारीर की। इमरान खान साहब तो इस मौके पर पीछे हटते दिखाई देते नहीं हैं। नसीरा मलिक साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज एन ऑनर कि आपके प्रोग्राम में जो है वो हाजिर हुआ जाए। माशाल्लाह आप सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। ये जो सवाल आपने उठाया है ये बहुत पर्टिनेंट है, बहुत अहम सवाल है। मेरा इस पे एक बुनियादी नुक्ता है नसीरा मलिक साहब कि इमरान खान जब मार्च 2022 में ऑफर कर रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या ताहयात एक्सटेंशन, तो उनकी मुराद क्या थी या उनका मकसद क्या था इमरान खान का? एक मकसद तो ये था कि वो एक सियासी रिश्वत दे रहे हैं फौज जैसे इदारे को जिसका कोई सियासी किरदार नहीं है। मार्च 2022 वो महीना है कि जब फौज को डिसाइड किए हुए ये अपनी पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट को डिसाइड किए हुए वो बिल्कुल एपॉलिटिकल हो चुके थे। गुज़श्ता अक्टूबर में ये तब्दीली एस्टैब्लिशमेंट में फौज में ISI में आई थी। तो मार्च 2022 में इमरान खान जब ये ऑफर कर रहे हैं तो उनका बुनियादी मकसद एक तो सियासी रिश्वत देना, फौज जैसे इदारे को सियासत में मुलव्विस करना। अब ये 2-3 पहलू हैं कि एक तो एक्सटेंशन भी आप दे रहे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो कि गैर आईनी गैर कानूनी काम है। एक तो गैर आईनी गैर कानूनी काम आप ये ऑफर करके कर रहे हैं क्योंकि जो कानून पार्लियामान के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बनवाया था उसमें तो एक मुअय्यना मुद्दत मौजूद है।
तो इमरान खान कैसे आइन और कानून से बाहर जाके ऑफर कर रहे थे? इसका मतलब है कि वो या तो फिर कानून बना के लेके आते पार्लियामान के अंदर, उसके लिए फिर वो अपनी जो एक मैनूवरिंग करवाते, यानी कि सारे डर्टी काम इमरान खान करवाना चाह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से और ISI से, और आज वो ताने देते हैं, आज वो गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, डर्टी हैरी कह के मुखातिब करते हैं। कि डर्टी हैरी तो मेरे नजदीक इमरान खान साहब का अपना तखल्लुस, उनका अपना लक़ब होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2011 से लेके जब से वो पाकिस्तान की सियासत में आए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर वो सवार थे, और उन कंधों पे सवार होकर वो हर किस्म का डर्टी काम एस्टैब्लिशमेंट के जरिए करवा रहे थे। वो जो कहते थे उनकी वो बात पूरी हो जाती थी। अब एक आप गैर आईनी गैर कानूनी ऑफर कर रहे हैं, सियासी रिश्वत दे रहे हैं आप आर्मी चीफ को, उसका मकसद सिर्फ अदम एतमाद, नाकाम बनवाना नहीं है। देखिए, आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या ताहयात एक्सटेंशन ऑफर करने का मकसद इमरान खान का ये भी था कि वो खुद भी गैर मुअय्यना मुद्दत या ताहयात के लिए वज़ीर आज़म रहे। बिल्कुल मकसद यही था ना। यही वो कहा करते थे कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जिस तरह फैसले करते हैं, जिस तरह उनका इक़्तिदार जो है वो ताउम्र चलता रहता है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही इक़्तिदार होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। वो इसकी मिसालें देते थे, वो चीन की मिसालें देते थे, वो बादशाहत की मिसालें दिया करते थे। या तो पाकिस्तान में बादशाहत ले आते इमरान खान साहब, बादशाहत तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो जमहूरियत है। हर 5 साल के बाद आपने इलेक्ट होना है, हर 5 साल के बाद आपने जवाबदेही करनी है। तो यहीं से इमरान खान की जो वो एक डर्टी सोच है, जो उनकी एक गैर आईनी गैर कानूनी सोच है, वो वाज़ेह हो जाती है। अब यही वो बुनियाद है जिसकी बिना पे DGISI को एक अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली अंदाज में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़ाहिर रात, किसी डिले के बगैर, क्योंकि इतना झूठ। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे DGISI मलिक साहब कि इतना झूठ बोला जा रहा है, इतने तवातुर से बोला जा रहा है। हमारी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई NDU के सेशन में, वो भी वहां पर ये शिकवा करते हुए पाए गए कि मेरे खिलाफ, मेरे इदारे के खिलाफ, बल्कि अपने खिलाफ तुमने कम बात की। उन्होंने कहा जी मेरे इदारे के खिलाफ इतनी बातें बाहर बोली जाती हैं, हमें गालियां निकाली जाती हैं, हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो मुझे बताएं मेरे पास फोरम क्या है, मैं कहाँ अपने इदारे को डिफेंड करूं? मैं कहीं डिफेंड नहीं कर सकता। ये आर्मी चीफ से भी ये एक शिकवा किया, उन्होंने भी अपनी एक बेबसी का इजहार किया। ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है खासतौर पे एक सियासी जमात या एक सियासी गिरोह के खिलाफ की तरफ से। अब जो आज आपने जिक्र किया मलिक साहब, ये इमरान खान साहब के वो मायूसी के हथकंडे हैं। फ्रस्ट्रेशन है, लोग तो निकले, फ्रस्ट्रेशन है, लोग तो निकले नहीं। देखिए, छोटी सी जगह पे लिबर्टी छोटी सी जगह है, वहाँ पे आप 100-200 बंदा भी खड़ा कर देंगे ना, तो वो आपको बहुत बड़ा हुजूम नजर आएगा। मैं आता हूँ आपकी तरफ गिरदा फरूकी साहब, यही मैं फवाद अहमद साहब से पूछना चाहता हूँ। मैं फवाद अहमद साहब, आप तो वहाँ पे मौजूद थे लिबर्टी चौक के अंदर। गिरदा फरूकी साहब जो बात कह रही हैं कि इमरान खान साहब की स्पीच फ्रस्ट्रेशन थी, वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए थी कि जो लोग वो तोको कर रहे थे कि यहाँ लाखों लोग आ जाएंगे लिबर्टी चौक के अंदर, कितने लोग थे? मलिक साहब 2-3 हज़ार लोग थे, इंतहाई गैर मुनज़्ज़म लोग थे, सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। ये तस्वीरें तो बहुत बड़ी बड़ी दिखा रहे हैं मलिक साहब, तस्वीरें तो बहुत कुछ दिखा सकती हैं। मैं भी हज़ारों के मजमे से खिताब कर सकता हूँ। हो सकता है कि मिस्र के जो तहरीर स्क्वायर पे जो लोग जमा होते थे, मैं भी उतना बड़ा मजमा आपको दिखा दूँ, और आगे मैं तकरीर कर रहा हूँ। तो अब आज कंप्यूटर के दौर के अंदर इसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्बन क्राउड भी नहीं था, जो लोग भी मौजूद थे वहाँ पर महसूस ही होता था कि वो शहर के लोग नहीं है। मैंने कई लोगों से बातचीत भी की, प्रोग्राम के अंदर भी मैंने जो है 8 बजे नशर हुआ, लोगों से बाहर से लोग, कोई चीचा वतनी से आया हुआ था, कोई कसूर से आया हुआ था, कोई शेखुपुरा से आया हुआ था, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं थे। अर्बन क्राउड एक तो मुझे बहुत थोड़ा नज़र आया। हमने जो तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर एक बात सुन रखी है और देख रखी है कि यहाँ पर अर्बन एक कल्चर नज़र आता है, उससे खाली था, इंतहाई गैर मुनज़्ज़म था, धक्के लग रहे थे। पूरी की पूरी क़यादत के ज़हन में सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरीके से वो कंटेनर के ऊपर चढ़ जाए। और फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने 15-20 मिनट की एक स्पीच की, जिसके बाद काफिला आगे की तरफ चला गया। और आगे की अब तक की इतलात ये हैं कि किसी जगह पर सिवाय एक MOA कॉलेज के पास हमादा साहब का जो हल्का है, वहाँ पर कुछ मुनासिब किस्म का इस्तकबाल है। इसके अलावा कहीं पर भी जो है वो इस्तकबाल को कोई बहुत मुनासिब भी नहीं कहा जा सकता। क्या ये वजह तो नहीं है कि जब मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबाल रखा गया तो लोग इसलिए लिबर्टी नहीं आए?
मुख्तलिफ जगहों पे या तो मलिक साहब फिर ऐसा होता ना कि पूरा शहर चौक होता या शहर के अंदर कोई माहौल नज़र आ रहा होता। हमने शहर के अंदर माहौल भी देखे हैं, ऐसे जलसे भी देखे हैं कि जब शहर के अंदर एक हू का आलम होता है, सड़कें खाली होती हैं, लोगों का एक जम्मे गफ़ीर जो है वो उस इलाके की जानिब जा रहा होता है कि जहाँ पर जलसा होता है अपने महबूब कायद को सुनने के लिए। शहर की सूरत हाल भी आज ऐसी नहीं थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी जाना हुआ, इस गुलबर्ग के इलाके के अंदर जिससे लिबर्टी चौक बहुत करीब है, यहाँ पर भी जाना हुआ। और मैं ज़ाहिर है कि लाहौर का रहायशी नहीं हूँ, मैं कराची से आया हूँ। मेरे लिए चीज़ों को समझना बाकी किसी और दूसरे के मामले में इसलिए निस्बतन आसान है कि मैं इन तमाम चीज़ों का आदी नहीं हूँ, इन तब्दीलियों को देखने का आदी नहीं हूँ। मैंने शहर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं देखा कि जो असल में एक मसला ये भी है कि लोगों को ये आइडिया नहीं है कि जब 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोग एक जगह पर जमा हों और कैमरा उनको जब कैप्चर करता है तो वो 10,000, 20,000, 50,000 भी कहे जा सकते हैं। सर वो 1 लाख भी आप कह सकते हैं, कोई गिन तो सकता नहीं है, किसी ने नाका तो लगाया हुआ नहीं है कि वो गिन रहा हो। लेकिन सड़क की जो मुख्तलिफ साइड्स हैं, मैंने उस जाने मतलब जलसे के अंदर जाना और आना इस तरीके से आसान हो कि जिस तरीके से इंप्रेसिव आगाज नहीं है, बहुत कोई इंप्रेसिव आगाज नहीं था। ठीक है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन थी, मैं आपको एक मुख्तसर बात को यहाँ पे कंप्लीट करता जाऊँ कि ये दूसरी तीसरी दफा एक्सपेक्टेशन जो है वो हर्ट हुई है इमरान खान साहब के मामले में। जब खान साहब ना आए हुए तो ऐसे लगा था कि लोग निकल आएंगे, सड़कों पर लेटे हुए नजर आएंगे, तब भी कोई नहीं निकला था। अब भी बड़ा मुनासिब सा। चलिए एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। महमूद शाह साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकलेगा? लॉन्ग मार्च तो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इस्लामाबाद पहुंच के अपनी डिमांड पेश करेगा, फिर वहां से वापस आएगा, क्या करेगा? कुछ लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब भी कर सकता है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में उसके हाथ में ये लास्ट ट्रम्प कार्ड था जो अभी तक वो जिससे वो लोगों को और हुकूमत को और फ़ौज को शायद डरा रहा था कि मैं लॉन्ग मार्च करके आ जाऊँगा। और पहले यहाँ से उन्होंने पेशावर से कोशिश की जो कि नाकाम हुई। और मेरे ख्याल में ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो अभी ये लाहौर से यानी पंजाब से और केपी के दोनों से तरफ से शुरू करने वाला है, मेरे ख्याल में ये नाकाम होगा। और अगर नाकाम नहीं हुआ तो इसमें काफ़ी नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। और मेरे ख्याल में इसको ये फ़िक्र नहीं है कि मुल्क का नुकसान होगा, तो ये कोई ऐसी सियासी जो है गेम खेले जिसका कोई फ़ायदा हो। मेरे ख्याल में ये एक डेस्परेट आदमी है और इसको मालूम है कि मेरे पास और कुछ नहीं बचा है बग़ैर इस लॉन्ग मार्च के। ये अगर फेल हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये नोज़ डाइव जाएगा। इसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो ये समझता है, ये बबल साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये जो लॉन्ग मार्च है इसको लास्ट कार्ड के तौर पे वो, और इसलिए ज़्यादा केयरफुल है। ये जो इसकी स्ट्रेटजी है ये एहतियात है एक तरीके से कि 4 या 2 रोज़ ये लाहौर में ही फिरता रहेगा और फिर उसके बाद, क्योंकि लोग इस तरह चीज़ के लिए आने को तैयार नहीं। ये जो है ना, कभी चीन की मिसालें देता है, कभी ईरान की मिसालें देता है, कभी पता नहीं कई देता है। दरअसल पाकिस्तान में एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं, वो उनको मालूम है कि पाकिस्तान की फ़ौज बहुत मज़बूत है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस मुल्क की। इसलिए इसने एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई है इस फ़ौज को गिराने के लिए, और अगर ना हो तो ब्लैकमेल करने के लिए कि वो मुझे जो है ज़रूर हुकूमत में लाए, वरना मैं जिस तरीके से ये बात करता है मैं ख़तरनाक साबित होऊंगा और मैं ऐसे करूँगा। तो ये मेरे ख़्याल में इसकी आखिरी कोशिश साबित होगी और उम्मीद है कि ये इसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये जो पहले से ये कुछ करता रहा है वो कम लेवल पे था। ये जो बड़े लेवल के ऊपर ये सोचता रहा है, इसकी सोच है, लेकिन लोग जो है इन रातों को जाके किसी और जगह
लेटना, फिर बिल्कुल ठीक। अपने जो हाजात ज़रूरिया है उसके लिए खाना वाना, उनके लिए उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। पेशावर में आए थे यहाँ पर और इन्होंने कहा कि मैं ये करता हूँ। इनको जो यहाँ के वज़ीर मशीर थे उन्होंने बताया कि लोग नहीं जाएंगे। तो ये तो जब पहुंचा है इधर आगे एबटाबाद के लाइन पे, तो इसको ख्याल आया कि लोग तो नहीं आए। तो फिर इसने असद कैसर को कहा कि आप हुकूमत के साथ कांटेक्ट करके बता दें कि हम बातचीत करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में उन्होंने ये आईएसआई को कन्वे किया है और आईएसआई ने फिर जो है बात की अयाज सादिक से और उन्होंने कहा बिल्कुल मुझसे बात कर लें। तो इस तरीके से दूसरी तरफ से इन्होंने कोशिश की, उसके बावजूद कि इन्होंने कांटेक्ट किया था हुकूमत को, इन्होंने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर उन्होंने वो जो इनके लिए ब्लॉक्स बनाए थे वो उठा लिए। तो ये एकदम वहाँ पहुँच गए और फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के ख़िलाफ़ ये डी चौक पे उन्हें पहुँचने की कोशिश की, जहाँ राना सनाउल्लाह उनको मिला। तो मेरे ख्याल में वो नाकाम हुई और फिर उसके बाद ये कहते थे कि मैं 6 दिन के बाद आऊँगा, पर कितने दिन बाद आऊँगा। वो अभी फाइनली ये जो ब्लैकमेल करता रहा है गवर्नमेंट को इन अ मैनर आर्मी को। एक और बात जो मैं कह रहा हूँ कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जिस तरह कहती है कि पाकिस्तान आर्मी स्ट्रांग है, तो एक तरीके से ये आदमी पहला आदमी है, पहला सियासतदान है जिसने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक चला रहा है उसको बदनाम करने के लिए, और उसके लिए जो भी कुछ भी इसने किया है अभी तक, मेरे ख्याल में ये थैंक यू। ठीक हो गया। मिर्ज़ा फ़ारूक़ी साहब, जो ब्रिगेडियर साहब बात करें, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। आज हिंदुस्तान के टेलीविज़न आपने देखे होंगे, वहाँ का मीडिया देखा होगा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमें तो आईएसआई के खिलाफ काम करना ही है, हमारा काम इमरान खान साहब कर रहे हैं। दूसरा ये बताइएगा, जो महमूद शाह साहब ने एक और बात की कि ये राब्ते में थे, जब लास्ट धरना देने इस्लामाबाद आ रहे थे, आईएसआई से रब्ता कर रहे थे या सादत साहब से रब्ता हुआ। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं बात नहीं करता हूँ, दूसरी तरफ छुप कर मिलते भी हैं, छुप कर बातचीत भी करते हैं। ये दोनों बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं और बहुत अहम है कि इनके जवाबात आवाम को पता होने चाहिए, आपके जो व्यूअर्स हैं उनकी आगाही के लिए। सबसे पहली बात, आपने कहा कि जी इमरान खान क्यों मुसलसल टारगेट किए चले जा रहे हैं, और आपने उसकी मिसाल दी कि हिंदुस्तान के मीडिया में आज जिस तरह से ढोल बजाए जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे खुशी के शादियाने हैं, वो लोग बड़े खुश हैं क्योंकि हमें तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के दुश्मनों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था कि पाकिस्तान के अवाम और फौज वो एक दूसरे की पुश्त पे होते थे। इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता था वो बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन और जिस तरह से कहते हैं ना कि एक बॉन्डिंग रिश्ता था, और अभी भी ये रिश्ता है। ये रिश्ता कमजोर नहीं हुआ है। सिर्फ चंद एक शरपसंद अनासिर हैं जो अपने सियासी मफादात के लिए या जाती मफादात के लिए आपको कुछ ना कुछ इंतशार फैलाते हुए नजर आते हैं, और वो भी इंशाल्लाह अनकरीब खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए सबसे आसान चीज ये थी कि वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कमजोर कर दें। अब अंदरूनी तौर पे कमजोर करना, आपके सामने भारत के कई साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, उनके बयानात आपके सामने मौजूद हैं। रॉ की जो रिपोर्टें निकलती रहती हैं, जो लीक होती रहती हैं, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वहाँ की जो सरकार जिस किस्म की बातें करती रहती है, उनके जो बुजुर्ग जो बयानात देते रहते हैं, उनके एमपीज, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना है, पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करना है। और अंदर से कमजोर कैसे करना है कि यहाँ पे अवाम और फौज के दरमियान और इदारों के दरमियान जो है एक तफावुत, एक तफरीक पैदा कर दी जाए। अब मुझे कम अज कम समझ नहीं आता, मैं वो शख्स नहीं हूँ जो किसी को भी पाकिस्तान से मोहब्बत ना करने वाला करार दे दे। मेरे नजदीक इमरान खान उतना ही पाकिस्तानी है मलिक साहब जितना मैं या आप पाकिस्तानी हैं। लेकिन साथ ही मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इमरान खान इतने भोले, इतने सादा, इतने मासूम तो नहीं है। वो एक तवील अरसे से सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक कौन कौन से हैं, दोस्ती की लपेट में भी दुश्मनी की नजर रखने वाले कौन कौन है, और उनका मतमाय नजर, उनका मकसद क्या होता है। तो जब आप इतनी अहम शख्सियत हो और आपके सामने पाकिस्तान के बतौर वज़ीर आज़म राज भी आपके सामने मौजूद हो, जिसका उन्होंने आज इजहार भी किया है कि मेरी यानी जुबान बंद है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, धमकी भी लगा रहे हैं साथ डीजीआईएसआई को।
अभी रह क्या गया है? दो ही बात ना कि धमकी लगा रहे हैं DGISI को, किस किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी रह क्या गया है इमरान खान साहब ने मजीद कहने के लिए? मार्च से लेके अप्रैल से लेके जब से उनकी हुकूमत गई है, क्या क्या कुछ बातें उन्होंने नहीं बोल दी। पाकिस्तान के टुकड़े होने की बात उन्होंने कर दी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के गैर महफूज होने की बात उन्होंने कर दी, तो और मजीद रह क्या गया है? तो मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इमरान खान क्यों बार बार पाकिस्तान के इदारों पे इस तरह से अटैक कर रहे हैं, सिर्फ अपने जाती और सियासी मफादात के लिए जो आपको नहीं मिलने वाले। नतीजा क्या निकलेगा गरीदा फरूकी साहब? मार्च तो इस्लामाबाद पहुंच जाता है, नतीजा क्या? 0/0 ये नतीजा निकलेगा नसरुल्लाह मलिक साहब। लोग आज लिखने ले नहीं, आप आपने खुद भी वो ट्वीट की, मैंने वो देखी भी, आपने अपने शायद रिपोर्टर से बात भी की है। मेरे पास भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड पे मौजूद लोगों से जितनी बात हुई है, सरकारी गैर सरकारी सहाफती सब लोगों से, सब कह रहे हैं जी लोग नहीं निकले। और ये सिर्फ लाहौर नहीं था, पूरे पंजाब से लोग आने थे। तो आप समझते हैं रिजल्ट नतीजा जो है वो 0/0 बराबर है 0/0? जी बिल्कुल ठीक है जी। फवाद अहमद साहब, गरीदा साहब तो कह रही हैं कि नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। महमूद शाह साहब ने तकरीबन यही बात की है कि इमरान खान साहब जाएंगे, कारकुनों को मुतमिन करेंगे, वापस आ जाएंगे। देखिए, आज जो मैंने पूरा प्रोग्राम भी वहाँ से रिकॉर्ड किया, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, मैंने उनसे सबसे सवाल किया, फारूक हबीब साहब से लेकर। जज्बा था उनमें? सर जज्बा उनका यही था कि जाएंगे, जलसा करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई किसी के पास प्लान नहीं था। जब क़यादत को वाज़े ना हो कि उन्होंने करना क्या है, तो फिर कारकुन से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इमरान खान साहब के पास ये कुछ तीर थे जो उनके तरकश में बाकी बचे थे, एक एक करके उन्होंने वो सारे तीर चला लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? जलसा हो जाएगा, अब नेक्स्ट वो क्या करेंगे? यानी कि एक लॉन्ग मार्च का उन्होंने एक डरावा दे के रखा हुआ था, एक भाऊ था जिससे उन्होंने डरा के रखा था कि इस डब्बे के अंदर बंद है, किसी भी वक्त तुम पे छोड़ दूंगा लॉन्ग मार्च और हुकूमत उड़ती हुई चली जाएगी। अब शुरू हो यहाँ से हुए कि हुकूमत गिराने के लिए नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए। हकीकी आज़ादी तो इमरान खान 2014 से लेते आ रहे हैं, 2011 के जलसों में भी यही नारे थे। हुकूमत में आके भी हकीकी आज़ादी की बात वो आज मैं लोगों से भी ये पूछा, उनकी क़यादत से भी पूछा कि भाई आप 3 साढ़े 3 साल रहे, तो उन्होंने कहा कम से कम 30 साल रहेंगे तब जाके जो हकीकी आज़ादी के लिए 30 साल आज़ादी के लिए कम से कम इमरान खान साहब को 30 साल चाहिए। और खुद अब वो मेरे ख्याल 70-72 साल के हो गए, तो यानी कि जब वो 105 साल के हो जाएंगे तो उस वक्त ताहयात एक्सटेंशन अपने लिए भी मेरा ख्याल है कि ताहयात एक्सटेंशन वो पूरे सिस्टम को देना चाहते हैं। अच्छा, आप मलिक साहब इस बात को सिर्फ मजाक में नहीं लिया जा सकता। आपको याद है एक बाज़गश्त आने लग गई थी बीच में सदारती निज़ाम की, हमने भी उसके ऊपर प्रोग्राम किया, आपसे भी पूछा था कि सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं बार बार इमरान खान साहब, तो आखिर इसके पीछे क्या मामला है? खान साहब कोशिश कर चुके हैं। बशीर मेमन साहब का बयान आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बशीर मेमन साहब ने कहा कि मुझे बुलाया गया, मुझे बताया गया कि देखो किंग सलमान किस तरीके से जो है वो अपने पूरे निज़ाम को चलाता है कि उसकी बात टालने वाला कोई नहीं होता, तुम भी ये बात समझो। FIA को कहाँ इस्तेमाल नहीं करने की कोशिश। ठीक है फवाद अहमद साहब, प्रोग्राम ख़त्म करना है मुझे, लेकिन जाते जाते नाज़रीन आपके सामने एक और सबूत पेश करते जाएँ। वो सबूत है असद उमर साहब का। इमरान खान साहब खुद इकरार कर चुके कि हम एक्सटेंशन देना चाहते थे, मतलब यही था कि हमारा साथ दें, हमें हुकूमत में रखें और एक्सटेंशन ले लें। आर्मी चीफ असद उमर साहब भी यही कह रहे हैं। एक्सटेंशन एक तरफ कहते हैं कि हम फ़ौज की सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते, हम चाहते हैं फ़ौज अपना काम करे, लेकिन एक्सटेंशन देने के लिए हर वक्त पूरी PTI की क्या तैयार थी। असद उमर साहब क्या कहते हैं, इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। कि ये बातचीत जरूर हुई थी और किस तनाज़ुर के अंदर ये बातचीत हुई थी। नजर आ रहा था कि मुल्क इंतशार की तरफ जाने वाला है, हमें तो नजर आ रहा था कि अदम एतमाद की जो तहरीक है उसका नतीजा क्या निकलना है, जो आज आपको नजर आ रहा है कि जिस तरीके से जिस बुहरान का शिकार पाकिस्तान हुआ है, तो उस वक्त और पब्लिक स्टेटमेंट्स आई हुई थी PDM से कि जी हम जो है वो एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये जरूर इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मामला एक्सटेंशन का ही है तो एक्सटेंशन तो हम भी दे सकते हैं।